हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स परिवार में। आज के लेक्चर में हम अवकलन पढ़ने वाले हैं जो कि आपके 11th और 12th फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल के रूप में बहुत जगह पर यूज आता है। तो बिना देर किए हम अवकलन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अवकलन को समझने के लिए सबसे जरूरी पार्ट जो हमारा है वो है फलन। फलन यानी कि फंक्शन। अब दोस्तों, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन को समझने के लिए हमको दो चीजें और समझनी पड़ेगी, अचर और चर। देखो, अचर क्या होता है? कांस्टेंट क्वांटिटीज, नियतांक। और चर को हम इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल्स। ठीक है। अचर क्या होते हैं? वो क्वांटिटीज जो चेंज नहीं होती। अचर क्या होते हैं? वे राशियां जो बदलती नहीं, वो चेंज नहीं होगी। जैसे हमारे पूर्णांक हो गए, जैसे भिन्नांक हो गए। ठीक है ना। कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, जैसे पाई हो गया, है ना। पाई की वैल्यू हम जानते हैं हमेशा बाईस बटा 7 होती है। ठीक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक मतलब जैसे हमारे 100, 1000, 230, ये पूर्णांक है, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। और भिन्नांक जैसे 5/7, 6/3। और पाई की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? चेंज नहीं होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो अचर क्या होते हैं? वो क्वांटिटीज, वो राशियां जो बदलती नहीं है, जो नियत रहती है हमेशा। ठीक है। जो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। और चर क्या होते हैं? जो बदलते रहते हैं, जो अलग अलग वैल्यू लेते रहते हैं, बदलते रहते हैं, जो अलग अलग वैल्यू लेंगे हमेशा। इनको हम व्यक्त कैसे करते हैं? x से, y से, z से, w से, u से। ये वैल्यू हमेशा क्या रहती है? चेंज होती रहती है। हम मानते हैं, मान लो मेरे पास एक राशि है y जो x पर निर्भर करती है। मैं बोल रहा हूं माना कोई राशि, y, माना कोई राशि y अन्य राशि x पर निर्भर करती है। किसी अन्य राशि x पर निर्भर करती है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे जैसे मैं x को चेंज करूंगा वैसे वैसे y को चेंज करूंगा। तो मैं एक बात बोल सकता हूं उस कंडीशन में कि y इज फंक्शन ऑफ x। अगर कोई राशि y एक अन्य राशि x पर डिपेंड करेगी तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि y इज फंक्शन ऑफ x। इसको पढ़ेंगे कैसे? इस बात को हम कैसे पढ़ेंगे? मैं लिख सकता हूं y इज द फंक्शन ऑफ x। ठीक है। y इज द फंक्शन ऑफ x कह दूंगा, या हिंदी में कह दूंगा y x का फलन है। y क्या है? x का फलन है। मतलब मैं जैसे जैसे x को चेंज करूंगा वैसे वैसे y चेंज होगा। अब यहां पर जो y होगा और x होगा, x को हम कहेंगे स्वतंत्र चर और y को हम कहेंगे परतंत्र चर। ठीक है ना। x हमारा स्वतंत्र है, मतलब मैं x की वैल्यू को चेंज करूंगा तो y की वैल्यू भी चेंज होगी। तो x हमारा क्या हो जाएगा? स्वतंत्र चर, और y क्या हो जाएगा? परतंत्र चर। तो दोस्तों, जब भी हम ग्राफ बनाएंगे, मतलब जब भी चेंज देखेंगे, तो हम क्या करेंगे? x अक्ष पर हमेशा स्वतंत्र चर को लेंगे। स्वतंत्र चर हमेशा x अक्ष पर आएगा और परतंत्र चर कहां आएगा? y अक्ष पर। और हम क्या करेंगे? यहां पर x की वैल्यू के रेस्पेक्ट में y की वैल्यूज बना लिया करेंगे। जैसे मान लो मुझे किसी चीज का ग्राफ बनाना है, मेरे पास x की वैल्यूज है, y की वैल्यू निकालनी दोस्तों। तो जैसे मान लो मैं बोल दूं कि मेरे पास y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 है, तो अब यहां पर y की वैल्यू वो x के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 1 होगी। मतलब x की वैल्यू यहां में रख दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरीके से हम क्या बोलेंगे? x की 0 वैल्यू रखूंगा तो y की वैल्यू 1 आएगी। x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू 1। फिर मैं क्या कर दूंगा? x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। तो x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2।
x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूंगा, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 + 1 मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ऐसे में अगर 3 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 9 + 1, तो x = 3 रखूंगा तो y = कितना हो जाएगा 10। तो मैं क्या कर दूंगा, इधर भी मैं लिख दूंगा, ठीक है ना। तो इधर का डाटा कि 0 के लिए वैल्यू रख दूंगा 1 हो गया, 1 के लिए 2 हो जाएगा, 2 के लिए 5 हो जाएगा। इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा और हम ग्राफ बना सकते हैं। तो हमेशा हम क्या करेंगे, स्वतंत्र चर को x अक्ष पे रखते हैं और परतंत्र चर को y अक्ष पर रखते हैं। अब दोस्तों एक राशि डिफाइन कर रहा हूं मैं, y/x। अब देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बोला कि y x का फलन है, इसका मतलब x बदल रहा है तो y भी बदल रहा है। तो इस क्वांटिटी में मैं जब x को बदलूंगा तो y भी बदलेगा। तो क्या इस राशि को मैं क्या कह सकता हूं, मैं यूं कह सकता हूं y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, कि x में चेंज करने से y में कितना चेंज होगा, उसको मैं क्या कह दूंगा, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, कि जब मैं x में परिवर्तन करूंगा तो y में कितना परिवर्तन होगा। इसको मैं ग्राफ से समझते हैं। इधर मैंने x ले लिया और इधर मैंने y ले लिया, और x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू थी, मान लो x1, उस पर हमारी y की भी कोई वैल्यू थी जिसको हम कह देंगे y1। ठीक है, जब मैंने x की वैल्यू को बढ़ाकर x2 कर दिया तो y की वैल्यू भी मान लो बढ़कर y2 हो गई। ठीक है, इस ग्राफ को मान लेता हूं मैं, ऐसा कुछ ग्राफ है। मतलब x1 वैल्यू पर y की y1 वैल्यू थी और x2 वैल्यू पर y की y2 वैल्यू थी। तो अब मैं अगर मैं औसत परिवर्तन की बात करूंगा, मैं बोल दूंगा y में x के सापेक्ष औसत परिवर्तन की दर। तो औसत परिवर्तन की दर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मैं बोलूंगा y में कुल परिवर्तन अपॉन x में कुल परिवर्तन। मैं क्या बोलूंगा, y में कुल परिवर्तन अपॉन x में कुल परिवर्तन। अब y में परिवर्तन कुल कितना हुआ, देखो यहां पर y में कुल कितना परिवर्तन हो जाएगा, ये वैल्यू टोटल कितनी है यहां से यहां तक की y2, ये कितनी है y1, चेंज कितना हुआ, देखो यहां से यहां तक ये चेंज हो गया, y की वैल्यू में चेंज कितना हुआ, ये चेंज हुआ, ये टोटल कितना है y2, ये कितना था y1, तो ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। तो y में कुल परिवर्तन कितना हो गया, y2 माइनस y1। नीचे बात करते हैं x में कितना परिवर्तन हुआ, देखो ये वैल्यू कितनी है x2, ये वैल्यू कितनी x1, चेंज कितना हुआ, ये वाला, ये चेंज हुआ ना, कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, तो ये चेंज हो जाएगा, तो चेंज कितना हो जाएगा x2 माइनस x1। तो इसमें कितना चेंज हो गया x2 माइनस x1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या हो गया, y में x के सापेक्ष औसत परिवर्तन की दर, औसत निकालना है तो। ठीक है, अब अगर मान लो मैं कह दूं आपसे कि मुझे किसी x की पर्टिकुलर वैल्यू पर मेरे को परिवर्तन की दर निकालनी है, इस वैल्यू पे, जैसे यहां पर निकालनी है किसी पर्टिकुलर x की इस वैल्यू पर मुझे क्या निकालनी है, दर निकालनी है परिवर्तन की, जिसको हम तात्क्षणिक परिवर्तन की दर कहेंगे। किसी इंस्टेंट पॉइंट पर मुझे परिवर्तन की दर निकालनी है, ठीक है ना। तो इंस्टेंट पॉइंट मतलब x की कोई एक वैल्यू के लिए, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मुझे अगर दर निकालनी होगी, तो देखो यहां पर अगर मेरे को रखना है वैल्यू, तो मेरे को क्या रखना है x2 माइनस x1, ये परिवर्तन रखना पड़ेगा, डेल्टा x रखना पड़ेगा। मैं x की कोई एक वैल्यू या पर्टिकुलर वैल्यू नहीं रख सकता। तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं क्या ऐसा काम कर सकता हूं, मैं एक काम करता हूं,
डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। मैं क्या करूं, इस डेल्टा एक्स को यानी कि ये परिवर्तन जो है इसको, इस अंतराल को इंटरवल को इतना छोटा कर दूं, इतना छोटा कर दूं, इतना छोटा कर दूं कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट बन जाए। तो मैं क्या कर दूं, यहां पर लिमिट लगा दूं और लिमिट में कह दूं कि डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। मतलब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो का मतलब हो गया कि वो जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो की तरफ अग्रसर हो रहा है, मतलब जीरो के लगभग बराबर है, वो जीरो नहीं है। ठीक है ना, जीरो होगा तो काम बिगड़ जाएगा, इन्फिनिटी मामला बन जाएगा। ठीक है ना, अनडिफाइन हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि डेल्टा एक्स जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो के लगभग बराबर है। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स में। और इसको मैं कह दूंगा वाई में एक्स के सापेक्ष तात्क्षणिक परिवर्तन की दर, वो औसत थी, ये क्या हो जाएगी, तात्क्षणिक परिवर्तन की दर। ठीक है ना, या फिर मैं कह दूंगा y का x के सापेक्ष अवकलन। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी की दूसरी के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालनी हो और वो भी तात्क्षणिक निकालनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका उस क्वांटिटी के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या होता है, जैसे हम कहते हैं वेग। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय या विस्थापन में परिवर्तन, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ऐसे ही तो होता है। या फिर मैं कह दूं S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। अब अगर मान लो मुझे क्या करना है, उसका तात्क्षणिक, मतलब ये तो V एवरेज होता है, लेकिन अगर मुझे इंस्टेंटेनियस निकालना हो, वेग किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालना हो, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टी को टेंस टू जीरो करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं यहां पे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो लगा दूंगा तो हो जाएगा डी एस अपॉन डी टी। मतलब ये क्या निकल जाएगा, V तात्क्षणिक निकलेगा। ठीक है ना, तात्क्षणिक निकलेगा, इंस्टेंटेनियस निकलेगा, इंस्टेंटेनियस। ऐसे अगर मान लो मुझे क्या निकालना है, त्वरण निकालना है, और आप जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर जो होती है वो त्वरण कहलाती है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। लेकिन वेग में परिवर्तन की अगर मैं औसत त्वरण की बात करूंगा तो कुल वेग में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन, मतलब कुल समय में कितना वेग में परिवर्तन हुआ उसे कहेंगे औसत त्वरण। लेकिन तात्क्षणिक त्वरण निकालने के लिए मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, टाइम की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मुझे उसका त्वरण की परिवर्तन की दर निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका अवकलन करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं क्या करूंगा कि अगर मुझे तात्क्षणिक वेग निकालना है, तात्क्षणिक वेग निकालना होगा, तो मैं क्या कर दूंगा, v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी कर दूंगा। अगर मुझे तात्क्षणिक त्वरण निकालना होगा तो मैं dv अपॉन dt कर दूंगा। इस तरीके से हम अवकलन कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक त्वरण का फॉर्मूला हो जाएगा। औसत वेग का फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होता ही है एवरेज का, और औसत त्वरण का फॉर्मूला डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता ही है। डी एस अपॉन डी टी का मतलब तात्क्षणिक वेग और डी वी अपॉन डी टी का मतलब तात्क्षणिक त्वरण। आपको बात आ गई होगी समझ में। अब हम अवकलन गणित के कुछ सूत्रों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो सूत्र होता है वो होता है अचर या नियतांक का अवकलन शून्य होता है। मान लो मेरे पास कोई क्वांटिटी है y इज इक्वल टू सी। सी हमारे पास क्या है, नियतांक है। तो मुझे इसका अवकलन करना है, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स करना है, मतलब डी अपॉन डी एक्स, और यहां पर आ जाएगा सी मतलब नियतांक। तो नियतांक क्या होता है, चेंज नहीं होता। देखो यहां पर निकाल क्या रहे अपन, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर ही तो निकाल रहे हैं तात्क्षणिक वाली। तो यहां पर c में x के सापेक्ष कितना परिवर्तन होगा, c में तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, तो हम इसके लिए बोल देंगे नियतांक का अवकलन 0 होता है हमेशा।
किसी भी नियतांक का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे मान लो मैं कह दूं y इज इक्वल टू 1000, तो इसका dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, y की जगह हम 1000 रखेंगे और 1000 रखेंगे तो 1000 क्या हो जाएगा, 1000 में x के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 0। मतलब कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी जो होती है उसका अवकलन क्या होता है, शून्य होता है। हमेशा अचर फलन या नियतांक का जो अवकलन होता है वो शून्य होता है। अब दूसरी बात हमारे पास क्या आती है कि अगर मान लो कोई भी नियतांक फलन के गुणे में हो तो वो गुणे के रूप में बना रहता है। जैसे मान लो मेरे पास y बराबर c इंटू यू है, यहां पर c तो क्या है, c हमारा अचर है और u क्या है, कोई x का फलन है। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या बोलूंगा, y इज इक्वल टू सी इंटू यू। तो हम क्या करेंगे, मुझे अगर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, y की जगह वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो मैं क्या बोलूंगा कि y की वैल्यू जब मैं c इंटू यू रखूंगा तो c का अवकलन नहीं होगा, c बाहर आ जाएगा, वो बन जाएगा c डी यू अपॉन डी एक्स। मान लो कोई फलन क्या हो, जोड़ या व्यकलन के रूप में हो, योग या व्यकलन के रूप में हो। जैसे मान लो u प्लस माइनस डब्ल्यू हो, तो इसका अवकलन कैसे करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहां पर u और w दोनों ही फलन है x के, तो मैं क्या बोल दूंगा, डी यू अपॉन डी एक्स। जो भी साइन होगा वो साइन लगा देना है, जो भी साइन हो वो लगा देना है, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। इस तरीके से अवकलन कर देना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा गुणे का अवकलन का नियम। मतलब दो फलन जो हों वो क्या हो, गुणे के रूप में हो। पहले जोड़ या बाकी के रूप में थे, अब क्या गुणे के रूप में होंगे, तो उनका अवकलन कैसे करना है। तो मैं क्या करूंगा, उनका अवकलन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए हम पहले एक का कर लेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे। तो मान लो मैं बोल रहा हूँ कि यू को छोड़ के हमने डी वी अपॉन डी एक्स निकाल लिया, प्लस फिर वी को छोड़ के डी यू अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे। एक को बाहर निकालेंगे, एक का अवकलन, प्लस दूसरे को बाहर निकाल के पहले का अवकलन। तो यू को छोड़ दिया, वी का अवकलन कर दिया, प्लस वी को छोड़ के पहले का अवकलन कर दिया। इस तरीके से अवकलन करेंगे हम गुणे के अवकलन में। तो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है u अपॉन वी वाला, यानी कि भाग वाला, कि अगर दो फंक्शन भाग में हो, एक फंक्शन अपॉन दूसरा फंक्शन हो, तो उस केस में हम अवकलन कैसे करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला जो बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स का, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ क्या कर देंगे, जो हमारा हर होगा, ठीक है ना, उसका स्क्वायर कर देंगे, v का स्क्वायर कर देंगे। फिर ऊपर क्या करेंगे, हम पहले वाले नीचे वाले जो हर होगा उसको छोड़ देंगे, अंश का अवकलन करेंगे, यानी डी यू अपॉन डी एक्स करेंगे, फिर माइनस यू अंश को छोड़कर हर का अवकलन कर देंगे। तो ये हमारा जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला हो जाएगा भाग के लिए, यानी कि अगर मुझे डिवाइड वाला फंक्शन का अवकलन करना होगा तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर लास्ट हमारा जो एक फॉर्मूला आता है, बहुपद में अवकलन कैसे करना है। तो बहुपद में अवकलन, जो बहुपद किसको कहते हैं, वो होता है जैसे मान लो हमारा फंक्शन क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n हो, ठीक है ना, y क्या हो जाए, y इज इक्वल टू एक्स की घात n, इसे हम कहते हैं बहुपद। तो इस फंक्शन का अवकलन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा, जो घात होगी वो आगे आ जाएगी और फिर वापस घात में से एक माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे अवकलन करेंगे हम, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, जो घात होगी उसको आगे लिख लेंगे और घात में से एक माइनस कर देंगे, 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके ऊपर कुछ चीजें देखते हैं अपन। तो सबसे पहले हम करते हैं y इज इक्वल टू एक्स का अवकलन, ठीक है। अब y इक्वल टू एक्स का अवकलन है, तो देखो ये फॉर्मूला इससे कुछ मिलता जुलता है, तो मैं क्या बोल दूंगा, y इज इक्वल टू, इसको क्या मान लूं मैं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 मान लेता हूं। तो जब इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो वो क्या होता है, इस 1 को आगे मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, मतलब 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। और किसी भी चीज की घात 0 होती है इसका मतलब 1 होता है, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स का अवकलन क्या होगा हमेशा, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बनेगा, 1 बनेगा। y इक्वल टू एक्स का अवकलन क्या बन जाएगा, 1। दूसरी बात करते हैं, अगर मान लो मैं निकाल लेता हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अवकलन, तो आप यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे करोगे, आप क्या करोगे, घात को आगे ले लोगे और इसमें से घात एक कम कर दोगे। जब 2 की घात 2 माइनस 1 होगा तो कितना हो जाएगा, 1। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 2x। मतलब अगर आप
y इक्वल टू एक्स क्यूब का अवकलन करोगे तो वो dy अपॉन डी एक्स कितना बन जाएगा, 3x² बन जाएगा। क्या 3 आगे आ जाएगा, एक माइनस हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए इसी प्रकार अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1000 करना चाहूं तो वो dy अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, क्या वो 1000 एक्स की पावर 999 हो जाएगा क्या? ठीक है दोस्तों, शायद समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं y इक्वल टू रूट एक्स की। y इक्वल टू रूट एक्स की। अब रूट एक्स क्या होता है, रूट एक्स अंडर रूट एक्स क्या होता है? देखो, हम हमेशा रूट एक्स को कभी भी हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। मतलब x की जो आधी घात होती है वही क्या होता है, रूट एक्स। तो मैं यहां पर उसको उस टाइप में कन्वर्ट कर देता हूं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की पावर हाफ हो जाएगा। अब अपन इजीली कर सकते हैं, अगर मुझे इसका dy अपॉन डी एक्स निकालना है, इसका अवकलन निकालना है x के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा और x में से क्या कर देंगे, 1/2 -1। मतलब यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 -1 कितना हो जाएगा, माइनस का हाफ। तो वो क्या हो जाएगा, 1/2 x की पावर -हाफ। इसको मैं पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले लेता हूं, तो 1/2 x की पावर हाफ यानी कि रूट एक्स। तो क्या हो जाएगा, x की y इज इक्वल टू रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो मुझे y इक्वल टू एक्स की पावर -2 का अवकलन करना है तो वो क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2x की पावर -2 -1 यानी कि -2x की पावर -3 या फिर -2 अपॉन एक्स की घात 3। इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको समझ में आया हो तो प्लीज जल्दी से फास्ट स्क्रीन को पॉज करके इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। मैं लिखता हूं फर्स्ट, वो हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स का आप कीजिए, फिर आप कीजिए y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस रूट एक्स का। ठीक है, फिर आप कीजिए y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2 रूट एक्स। इनको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिखिए फास्ट। तो दोस्तों एक और कर लेते हैं हम, y इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 रूट एक्स प्लस 1000। अगर मुझे इसका dy अपॉन डी एक्स निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, dy अपॉन डी एक्स यानी कि d/dx, ये एक ऑपरेटर है पूरा का पूरा, इसमें मुझे y की वैल्यू रखनी है 5x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 रूट एक्स प्लस 1000। अभी इसको सोल्व नहीं किया है। अब देखो इनका अपने को वो लगाना है। अब जब मैं इसका अवकलन करूंगा, इस फंक्शन का अवकलन करूंगा तो इसका जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा। अवकलन किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स क्यूब का, d/dx ऑफ एक्स क्यूब माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ, अब ये x की पावर 4 जो है वो मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा x टू द पावर n में। कैसे कर सकता हूं, इस 4 को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर -4 हो जाएगा प्लस 2 बाहर निकल जाएगा, 1 d/dx ऑफ हो जाएगा x की पावर रूट एक्स है, इसको मैं 1/2 लिख देता हूं मेरी आसानी के लिए, प्लस d/dx ऑफ क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो क्या बनेगा, 5 इंटू इसका अवकलन कितना हो जाएगा, d/dx ऑफ एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक घात कम हो जाएगी, माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, ये -4 आगे आएगा। अब -4 आगे आएगा तो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, -4 -1 यानी कि -5। इसको चाहे तो हम नीचे करके एक्स टू द पावर 5 भी लिख सकते हैं, प्लस 2 एक्स टू द पावर 1/2, एक्स टू द पावर 1/2 का अवकलन क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 1/2 का क्या 1/2 आगे आ जाएगा और एक्स की पावर 1/2 -1 यानी कि माइनस का हाफ, मतलब 1 अपॉन रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ऐसे लिख देता हूं मैं, ठीक है, और प्लस 1000 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, नेतांक है, अचर है, इसलिए इसका अवकलन 0 हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। इसको थोड़ा सा और अच्छा करके लिख देते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 × 15
5 तिया 15 एक्स स्क्वायर प्लस 4/x⁵ प्लस 1/√x। ये हमारा आंसर आ जाएगा किसका, dy/dx का मान आ जाएगा। तो अब हमारे पास कुछ और फंक्शन होते हैं जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, यानी कि त्रिकोणमिति फलन, लघुगणकीय फलन और चरघातांकी फलन, उनके अपन फॉर्मूले भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों अगर मान लो मुझे निकालना हो sin x का अवकलन, तो वो होता है cos x। अगर मुझे निकालना हो cos x का अवकलन, तो होता है माइनस ऑफ sin x। अगर मुझे निकालना है अवकलन ऑफ tan x, तो होता है sec²x। अगर मुझे निकालना हो अवकलन ऑफ sec x, तो होता है sec(x tan x। अगर मुझे निकालना हो d/dx ऑफ cot x, तो वो हो जाएगा, यहां पर sec²x होता है तो यहां पर क्या होगा, माइनस cosec²x। ठीक है, d/dx ऑफ cosec x निकालना हो तो वो हो जाएगा माइनस cosec x cot x। तो ये तो हमारे हो गए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गए हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब हम बात कर लेते हैं कुछ लोगरिथमिक फंक्शंस की। तो बात आती है हमारा कि अगर मेरे पास log x हो, बेस कुछ भी हो, अगर log x होगा तो उसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1/x। बेस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर log x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1/x। फिर हम बात करते हैं d/dx ऑफ e⁻x, e⁻x, इसका अवकलन होता है e⁻x। इसमें कोई चेंज नहीं होता, e⁻x का e⁻x ही होता है। d/dx ऑफ e⁻ax, तो a बाहर आ जाएगा और e⁻ax का तो e⁻x ही होता है, तो जो घात में होगा वे वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों ये सारे जो फॉर्मूले हैं अगर आप इनको याद कर लेते हो, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हो, तो आपको अवकलन में कहीं से लेकर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। देखो पीछे जो फॉर्मूले आपने देखे उनकी जगह पर थोड़ा सा चेंज आ जाए, जैसे आ जाए y इक्वल टू sin ax, तो इसको सोल्व कैसे करना है, तो वो हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, देखो अवकलन में क्या होता है, x के मल्टीप्लाई में जो भी क्वांटिटी होती है वो बाहर आ जाती है, ठीक है ना, और कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं आती। या फिर आप ये समझ लो कि sin ax का क्या होना चाहिए, cos ax होना चाहिए, लेकिन इस ax का भी अवकलन होना जरूरी है। तो यहां पर x का अवकलन अगर हम करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1 और a आ जाएगा बाहर, तो हो जाएगा a cos ax। इसी प्रकार से अगर वो इस तरीके से दे y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b दे दे, तो आप क्या करोगे, पहले इसका कर लोगे, cos ax प्लस b हो जाएगा वो। तो अब हमारे पास ax प्लस b का अवकलन करना है, तो x के मल्टीप्लाई में a है तो a कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर आ जाएगी और इसका हो जाएगा 0, तो वो क्या हो जाएगा a cos ax प्लस b। इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या हो, जैसे मान लो हो जाए cos 2x प्लस 5 हो जाए, इसका अवकलन करना है मुझे, dy/dx निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा cos का होता है माइनस साइन, तो हो जाएगा माइनस साइन 2x प्लस 5, और x के मल्टीप्लाई में कितना है 2, तो आप 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको सोल्व कर सकते हैं, इन फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपकी बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन आप सोल्व करके देखना। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम किसी फलन के उच्चतम और निम्नतम मान की, उच्चतम या निम्नतम मान की। जैसे मान लो हमारे पास कोई फलन हो इस तरीके से, तो ये है हमारा y, ये है हमारा x, दोस्तों ये है हमारा उच्चतम मान, ये है हमारा निम्नतम मान। तो कभी भी हम बात करते हैं, देखो वाकई में जो dy/dx अगर मैं ग्राफी रूप से देखूं तो dy/dx क्या होता है, वो होता है स्पर्श रेखा जो खींचेंगे उसका ढाल, ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा, इसका थीटा कितना होगा 0, मतलब tan थीटा कितना होगा 0, मतलब dy/dx क्या होना चाहिए
0। मतलब उच्चतम मान या निम्नतम मान निकालने के लिए जो प्रथम अवकलज होता है, प्रथम अवकलज अगर मैं निकालूंगा, मतलब dy/dx निकालूंगा, तो वो 0 आना चाहिए। उच्चिष्ट या निम्निष्ट यानी कि उच्चतम मान और निम्नतम मान के लिए प्रथम अवकलज जो आना चाहिए dy/dx वो 0 आना चाहिए। और द्वितीय अवकलज जो होगा, वो अगर यदि d2y/dx2, इसको हम कहते हैं y का x के सापेक्ष द्वितीय अवकलज, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो वो हमारी निम्निष्ट की कंडीशन होगी। और अगर d2y/dx2 लेस देन 0 आता है तो वो हमारे उच्चिष्ट की कंडीशन होती है। ठीक है दोस्तों, निम्निष्ट के लिए क्या शर्त होगी, पहला अवकलज दोनों के लिए क्या होना चाहिए, 0, और दूसरा अवकलज अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो वो हमारा निम्निष्ट होता है। मतलब यहां के लिए कंडीशन क्या है, ये हमारा निम्निष्ट है तो यहां पर dy/dx इक्वल टू 0 आता है, और dy/dx2 जो आता है वो आता है ग्रेटर देन 0। और यहां क्या आता है, dy/dx 0 आता ही है, लेकिन d2y/dx2 जो आता है वो लेस देन 0 आता है। तो ठीक है दोस्तों, हमने अवकलन के सारे फॉर्मूले देख लिए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसके ऊपर क्लिक करके वहां ज्वाइन कीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द आएगा, तब तक आप पढ़ते रहिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।